आईपीएस पूरन कुमार केस की जांच जिस दिशा में होनी चाहिए, क्या उसी दिशा में हो रही है? पूरन कुमार ने जिन जिन को अपनी जिंदगी का गुनहगार बताया, क्या सीएम सैनी की पुलिस उसी एंगल पर जांच कर रही है या फिर 9 पन्नों के अंतिम नोट के साथ खेल करने का मन बना रही है? और ऐसा क्या सुपर सीएम खट्टर का आदेश है? क्योंकि दोस्तों, जो अब पुलिस कर रही है उससे ऐसा लगता है खट्टर के खास डीजीपी रहे शत्रुजीत कपूर समेत पूरन कुमार के कई गुनहगारों को आरोप मुक्त करने का प्रयास हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, अपने एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पूरन कुमार के अंतिम संस्कार के बाद कैसे उनकी पत्नी अमनीत पी कुमार समेत उनके परिवार के सदस्यों पर पुलिस नजरें टेढ़ी कर रही है। अमनीत पी कुमार के साथ कईयों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई। पीड़ित को ही गुनहगार बताने का प्रयास हो रहा है। सब कुछ मैंने डिटेल से बताया था। अब दोस्तों, इसमें एक बड़ा अपडेट आ गया है। दूर से इस खबर की हेडलाइन को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा पुलिस तो पूरन केस में अपनी जांच कर रही है। लेकिन दोस्तों, हरियाणा पुलिस के इस कंटेंट के इंटेंट को समझना जरूरी है। इंटेंट अगर आप समझ गए तो यकीन मानिए गुस्से से लाल हो जाएंगे। आप समझ जाएंगे पूरन केस की थ्योरी सीएम नायब सैनी की पुलिस सुपर सीएम खट्टर के कहने पर अब क्या कर रही है। मैं तो ये जानकर हैरान हूँ, 7 अक्टूबर को आईपीएस पूरन ने खुद की जान ले ली और अभी जिस दिन मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ तारीख 18 अक्टूबर है। समझिए 12 दिन हो गए हैं और अब पुलिस की जांच का एंगल एक अलग ही दिशा में चल पड़ा है। अब सैनी की पुलिस आईपीएस पूरन कुमार के अंतिम नोट की जांच करेगी। 12 दिन बीत जाने के बाद हरियाणा पुलिस को आत्मज्ञान हुआ। यह अंतिम नोट फर्जी भी हो सकता है। यह अंतिम नोट शायद आईपीएस पूरन कुमार ने नहीं लिखा हो। यह अंतिम नोट उन्हीं के परिवार वालों की ओर से लिखवाया गया हो। मैं जो आपको कह रहा था ना, अंतिम नोट के कंटेंट के इंटेंट पर अब पुलिस शक कर रही है, वो यही था। अब दोस्तों, मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि हरियाणा पुलिस पूरन कुमार के अंतिम नोट को पूरी तरह से फर्जी करार देने में लगी है और पूरन के आरोपियों को बचाने का प्रयास कर रही है। अब उसे समझिए। दोस्तों, एसआईटी ने आईपीएस पूरन कुमार के 2 मोबाइल जब्त किए। उन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया। जांचकर्ताओं ने पहले अपराध स्थल से एक 9 mm पिस्टल और एक चला हुआ कारतूस बरामद किया था। दोनों को बैलिस्टिक जांच के लिए भेज दिया गया। पुलिस के कुछ अधिकारियों ने बताया कि एसआईटी ने मोबाइल का कुछ डेटा रिकवर भी किया है, जिस पर अलग अलग बिंदुओं पर पुलिस की जांच जारी है। अब जो जानकारी पुलिस सूत्रों से मुझे मिली है उसके मुताबिक आईपीएस अधिकारी की मौत की शुरुआती जानकारी चंडीगढ़ पुलिस को हरियाणा पुलिस ने दे दी थी। घटना के बाद पूरन कुमार की पत्नी अमनीत पी कुमार ने कथित तौर पर उनके फ़ोन पर कई बार कॉल किए, लेकिन ना तो उन्होंने और ना ही परिवार के किसी अन्य सदस्य ने कोई जवाब दिया। एसआईटी अब इस बात की जांच कर रही है कि अमनीत पी कुमार को उनके पति की जान जाने की जानकारी सबसे पहले किसने दी। अब यहाँ पर दोस्तों ये सवाल है कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि उनकी पत्नी को उनकी जान देने की जानकारी सबसे पहले किसने दी। जिसने भी दी हो, अंतिम नोट में तो पूरन कुमार ने अपने गुनहगारों का साफ साफ नाम लिखा है। उस दिशा में जांच करने की बजाय अपनी जांच की दिशा को हरियाणा पुलिस किसी और दिशा में क्यों मोड़ रही है? क्या पूरन कुमार के गुनहगारों के रास्ता प्लेन करने का प्रयास हो रहा है, जिससे वो फिर से पुलिस प्रशासन में एक्टिव हो सकें? दोस्तों, बताया जा रहा है कि एसआईटी इस केस में स्वर्गीय आईपीएस की आईएएस पत्नी अमनीत पी कुमार से पूछताछ करने की तैयारी में है। उनकी दोनों बेटियों, पंजाब के बठिंडा ग्रामीण सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक अमित रतन और परिवार के अन्य करीबी सदस्यों के भी बयान दर्ज करेगी। साथ ही सुसाइड नोट पर किए गए सिग्नेचर की हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से जांच कराई जाएगी। अब सवाल है कि सिग्नेचर की जांच करने की अभी अचानक से पुलिस को ज़रूरत क्यों महसूस होने लगी? इतने दिन से पुलिस क्या कर रही थी? शुरुआत में जब अंतिम नोट मिला तो उसी दौरान उसकी सत्यता की जांच का प्रयास क्यों नहीं किया? क्यों नहीं उस वक्त ही सिग्नेचर पूरन कुमार का है या नहीं, इसकी जांच कराने की ज़रूरत महसूस हुई? अब अचानक से आईपीएस पूरन कुमार के सिग्नेचर जांच करने की क्या ज़रूरत पड़ गई? तो कहा जा रहा है पूरन कुमार की बेटी ने ही सबसे पहले अपने मामा विधायक अमित रतन को इस घटना की जानकारी दी थी। बताया जा रहा है कि अमित रतन ही
इस हादसे की जानकारी मिलने पर सबसे पहले मौके पर पहुंचे थे। तो दोस्तों, मैं क्या मानूं, जिन जिन ने पूरन कुमार को न्याय दिलाने की आवाज़ उठाई, पुलिस अब उसी को टारगेट करने में लग गई है। सोचिए, 11 दिन से ज़्यादा करीब 12 दिन हो गए हैं। अब पुलिस हैंड राइटिंग एक्सपर्ट से पूरन कुमार के सिग्नेचर की जांच करवाएगी। क्या भरोसा कुछ दिन के बाद पुलिस ये कहने लगे अंतिम नोट तो फर्जी है, यह अंतिम नोट पूरन कुमार का है ही नहीं। आईपीएस पूरन कुमार की तत्कालीन डीजीपी शत्रुजीत कपूर से तो बहुत बनती थी। तमाम तरह के अलग अलग तर्क दिए जा सकते हैं। दोस्तों, कहा जा रहा है कि एसआईटी ने पूरन कुमार की कॉल डिटेल्स के रिकॉर्ड हासिल कर लिए हैं, जिससे पता चलता है कि अपनी जान लेने से एक दिन पहले उन्होंने कुछ वकीलों से बात की थी। एसआईटी इस बात की जांच कर रही है कि क्या ये बातचीत रोहतक में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर से संबंधित थी, जिसके बाद कुमार के गनमैन सुशील को रोहतक पुलिस ने गिरफ्तार किया था। अब तक एसआईटी ने सुशील कुमार से पूछताछ की है, जो फिलहाल रोहतक जेल में बंद है। चंडीगढ़ कोर्ट ने परिवार को आदेश दिया है कि पूरन कुमार का लैपटॉप और एप्पल मैकबुक एसआईटी को सौंपा जाए। ऐसा दावा किया गया है कि पूरन कुमार ने फाइनल नोट और वसीयत लैपटॉप से ही लिखी थी, इसलिए एसआईटी इन्हें कब्जे में लेकर जांच के लिए भेजना चाहती है। दोस्तों, पूरन कुमार की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ चुकी है। इसमें खुलासा हुआ कि गोली लगने से पूरन कुमार के इंटरनल ऑर्गन फट गए थे, नाक, कान और मुंह से खून निकला। इसके कारण उनकी मौत हो गई। रिपोर्ट मिलने के बाद अब पुलिस ने अपनी जांच को और तेज कर दिया है। ये अब तक मैंने जो आपको बताया उससे तो समझ ही गए होंगे। इधर दोस्तों, एक और बात सामने आई, उसे भी आपको जानना जरूरी है। दरअसल लुधियाना निवासी याचिकाकर्ता नवनीत कुमार ने अपने वकील वीके शर्मा के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका लगाई, जिसमें मांग की गई वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी पूरन कुमार के मामले में सीबीआई से जांच कराई जाए। याचिकाकर्ता नवनीत कुमार के वकील ने दलील दी कि जांच कर रहे एक अधिकारी ने भी अपनी जान ले ली, जिससे मामला बेहद संवेदनशील हो गया है। जब वरिष्ठ अधिकारी अपनी जान ले रहे हैं और कई आईएएस और आईपीएस अधिकारियों पर प्रताड़ना के आरोप लगा रहे हैं, तो ये गंभीर मामला है। ये सिर्फ जान लेने का मामला नहीं है, बल्कि पुलिस की कार्यशैली की भी पड़ताल होनी चाहिए। अब पता है आपको चंडीगढ़ प्रशासन ने इस पर क्या जवाब दिया? प्रशासन ने वकील की याचिका दायर करने के अधिकार पर ही सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा कि लुधियाना के रहने वाले याचिका का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। अब मेरा चंडीगढ़ प्रशासन से सवाल है, क्यों लेना देना नहीं होना चाहिए? ये कहाँ लिखा है? एक राज्य के लोग को दूसरे राज्य के लोगों पर हुए अत्याचार के लिए आवाज़ नहीं उठानी चाहिए? ये कहाँ लिखा हुआ है? जिसका किसी केस से नाता रहेगा उसी को न्याय मांगने का अधिकार है। गजब का तर्क है। याची लुधियाना का रहने वाला है तो उसका इस केस से कोई लेना देना नहीं है। चंडीगढ़ यूटी में भी आता है, यानी कि उसमें सीधा गृह मंत्री अमित शाह का दखल होता है। चंडीगढ़ प्रशासन ने जो कहा, क्या ऐसा कहने के लिए गृह मंत्री अमित शाह के गृह मंत्रालय ने कहा? समझिए कैसे पूरन कुमार केस में दखल दिया जा रहा है। बहरहाल दोस्तों, मैंने पूरन कुमार केस पर हरियाणा पुलिस और वहां का शासन प्रशासन का क्या रवैया है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताने का प्रयास किया। हमारी खबर आपको कैसी लगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।